तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में से कुछ डाउट? देखो क्वेश्चन ये है कि जो कल ग्राफ ड्रॉ किया था हमने y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x का, तो कुछ ऐसा था। टू के बियॉन्ड और y इक्वल टू एक्स एसिम्प्टोट थी और -2 के बियॉन्ड नेगेटिव साइड में। थोड़ा सा अजब बन गया ये, ऐसा कुछ। तो ये वाली एसिम्प्टोट तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि जब यहाँ पे हम x को अप्रोच कराएंगे 0 की तरफ, when x is approaching to 0, y अप्रोच करेगा 0 प्लस 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्लियरली जब ये x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एसिम्प्टोट है। इसको कैसे विजुलाइज करेगी? ये y इज इक्वल्स टू एक्स भी एसिम्प्टोट है ना। तो देखो अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे देखें कि अगर ये एसिम्प्टोट है तो इनफाइनाइट पर इस ग्राफ का स्लोप उसके स्लोप के बराबर हो जाएगा। इन्फिनिटी पर इस ग्राफ का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा। एसिम्प्टोट का ही मतलब है। तो ये इसका स्लोप कितना है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? 1। यानी कि अगर हम इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करें और लिमिट लगाएं कि y इज टेंडिंग टू इंफिनिटी या x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो स्लोप 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/x²। तो -1/x²। स्ट्रगल है लाइफ में, तो 1/x²। ठीक है, तो अब ये स्लोप है, तो जब x इंफिनिटी को अप्रोच हो रहा है तो ये स्लोप किसको अप्रोच हो रहा है? 1 को, क्योंकि एज x इज टेंडिंग टू 0 नॉट 0 इंफिनिटी, दिस स्लोप इज अप्रोचिंग टू 1 और इसका भी स्लोप 1 है, यानी कि इसी की तरफ अप्रोच हो। तो इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में ये बात? अक्षत हाँ हाँ हाँ, शार्प सही है वो, अब बना दिया और क्या। बहुत शार्प टर्न होगा ये, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम शार्प होगा ये, क्योंकि ये 1 पे वैल्यू 2 है और 1 से 0 तक पहुंचने में इंफिनिटी पहुंचे, तो बहुत शार्प होगा। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्क्वेयर, बट टू गेट एन आइडिया। आ रही है बात समझ में? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ग्राफ्स की तरफ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट आर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। सो हेडिंग लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो नॉर्मली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन और उनके इनवर्स। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इज y इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू साइन x का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से समझो। अच्छा, वैसे ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है? जानते हैं हम सब ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो एक पीरियड में बना लें फिर रिपीट कर देंगे। तो एक पीरियड में बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींच दो। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। और हमें पता है ये जो वैल्यू है साइन x की, ये फ्लक्चुएट करती है 1 और -1 में।
तो अपर लिमिट लगा दो इसकी, इसके बीच में रहेगा ग्राफ 1 और -1 के बीच में। तो दिस इज y इक्वल्स टू +1 एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। अच्छा, साइन x, जब x 0 हो जाए तो वैल्यू 0 होती है, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। और फिर पता है 1 कहाँ पहुँचती है, π/2 पर। रेडियन में कर रहे हैं अब सब 90 डिग्री, यानी कि π/2, यानी ये मार्क कर दो π/2। और फिर π/2 तक बढ़ती है ऐसे, और फिर उतर के फिर 0 पहुंच जाती है। और 0 कब होती है, पाई पर। तो ये एक यूनिट है या आधी यूनिट है, मतलब ये जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ये आधी यूनिट है या एक यूनिट है। ग्राफ जो रिपीटिंग यूनिट अपन बहुत सारी बनाएंगे, उसकी ये आधी यूनिट है, क्योंकि ऐसे जाएगा। तो ये हो गया अपना 3π/2 पे इसकी वैल्यू हो गई -1, और अगेन 2π पर 0। इसके बाद ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा। ठीक है। तो ये हमने एक इंटरवल के लिए बना लिया, एक पीरियड के लिए बना लिया, बाकी इसको इनफाइनाइटली रिपीट कर दो, इसके बाद ये रिपीट होता जाएगा। इस तरफ भी एकदम सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है। अच्छा, ये और ये, क्या ये इसकी एसिम्प्टोट है? नहीं है ना, ऐसा कुछ भी मत सोचो। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, अप्रोच कर रही वैल्यू। ये तो अपन ने जस्ट मार्किंग लाइन बनाई है। ठीक है। डोमेन क्या होगा इसका, यहां पे लिख लेते हैं। व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? सारी रियल वैल्यूज, क्योंकि सभी x ले सकता है ये। रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, -1 से 1, y पे ये -1 से 1 ले रहा है। अच्छा, -1 और 1 इंक्लूड रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो रेंज इज -1 से 1। ठीक है। अच्छा, इसका पीरियड क्या होगा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होगा? 2π, क्योंकि ये 0 से 2π तक, ये वाली जो यूनिट है जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली यूनिट एक बेसिक यूनिट है। इसके बाद यही रिपीट हो रही है आगे पीछे, तो 0 से लेके 2π तक। तो 2π इसका पीरियड, फिर 2π से लेके 4π में फिर रिपीट हो रही है। ठीक है। मार्किंग करनी है तो कर देंगे। ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, उसके बाद ये क्या होगा, 5π/2, एंड दिस विल बी 3π, एंड सो ऑन। दिस विल बी 7π/2, एंड दिस विल बी 4π, दिस विल बी 9π/2, एंड देन सो ऑन। नेगेटिव साइड में आएंगे तो ये 0 है, ये क्या होगा, -π/2, ये क्या होगा, -π, देन ये -3π/2, this is -2π, this is -5π/2, this is -3π, and so on। ठीक है। रूट्स क्या होंगे इसके, बहुत सारे होंगे। 0 होगा, पाई होगा, 2π होगा, 3π होगा, 4π होगा, nπ, -π होगा, -3π होगा। तो अगर इसके रूट्स लिखने हैं तो व्हाट आर द रूट्स, x इज इक्वल्स टू nπ, वेयर n इज अ इंटीजर। ठीक है। नेगेटिव भी होगा, n पॉजिटिव भी होगा, इंटीजर। तो साइन के बारे में हमें क्या याद रखना है कि इसकी वैल्यू 0 कब पहुंच रही है, जब nπ है x, और मैक्सिमम कब पहुंच रही है। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम को हम कलेक्टिवली ऐसे याद रख सकते हैं, ऑड पाई है तो मैक्सिमम या मिनिमम पहुंच रही है। देखो, ऑड पाई है अगर, सॉरी नॉट ऑड पाई, ऑड π/2, जैसे ये 1π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, ये 7π/2 है, ये 9π/2 है। तो ऑड π/2 पर मैक्सिमम या मिनिमम पहुंच रही है। तो इसको ऐसे लिख लो,
ऑड पाई बाई 2 पर ये मैक्सिमम या मिनिमम पहुंच रही है। और उसमें भी हम ये याद रख सकते हैं कि अगर 1 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 तो मैक्सिमम है, ठीक है। 1 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 तो मैक्सिमम है, और 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 है तो मिनिमम है, ठीक है। ये ग्राफ एक बार विजुअलाइज कर लिया हमने, फिर हम सब सही से मार्क कर ही देंगे, ठीक, याद रख लो इसको। तो ये हमारा पहला ग्राफ हो गया। अब सेकेंड ग्राफ पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड ग्राफ इज y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, तो ये भी पता है हमें कि cos x की वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में बाउंड होती है, ठीक है। तो हम x एक्सिस और y एक्सिस बना देंगे सबसे पहले, और मार्किंग कर देंगे यहाँ पे। ये सेकेंड ग्राफ बना रहे हैं हम y इज इक्वल टू cos x का। तो ये हमारी ग्रिड लाइन मार्क हो गई y इज इक्वल टू 1 के लिए, और ये ग्रिड लाइन मार्क हो गई y इज इक्वल टू -1 के लिए। सो दिस इज 1, दिस इज -1। हमें पता है 0, cos 0 x की वैल्यू जब 0 होती है तो cos की वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब अब ग्राफ यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और गिरता जाएगा। पाई बाई 2 पर 0 होती है और पाई पर -1 पहुंच जाती है, तो कुछ ऐसा बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई। अच्छा, ये एक यूनिट है या आधी यूनिट है? आधी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसे वापस भी चढ़ेगा ये, चढ़ गया यहाँ पे। दिस इज 3 पाई बाई 2, उसके बाद 2 पाई पे वापस 1 पहुंच गया, ठीक है। जब वापस अपनी वैल्यू पे पहुंच जाता है तब बोलते हैं अपन कि भाई कंप्लीट हो गया। तो ये एक यूनिट है और ये यूनिट रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो मार्क कर लेते हैं। These are very important graphs. ठीक है, दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई, दिस इज 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड में ये 0 के बाद ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, ये -3 पाई बाई 2, ये -2 पाई, -5 पाई बाई 2, और ये -3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है इस फंक्शन का? सारी रियल वैल्यूज। एक्स में देखो सब कुछ पॉसिबल है। रेंज क्या है इस फंक्शन की? -1 से 1, साइन की तरह ये भी -1 से 1, एंड बोथ इंक्लूडेड, क्योंकि 1 भी वैल्यू ले रहा है और -1 वैल्यू भी ले रहा है। पीरियड क्या है इसका? एक ही रिपीटिंग यूनिट ये है, दिस इज द बेसिक रिपीटिंग यूनिट, जो कि 0 से लेके 2 पाई तक है। अगेन 2 पाई से 4 पाई तक वही यूनिट रिपीट होगी एंड सो ऑन। तो इसका पीरियड है 2 पाई। अच्छा, रूट्स क्या है इसके? ऑड पाई। रूट्स मतलब कि ऑड पाई बाई 2 इनफैक्ट। तो कहाँ पर 0 हो रहे हैं? ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो अगर इसको लिखना है हमें तो कैसा लिखना चाहिए? ऑड पाई बाई 2, ठीक। सो ऐसे याद रखना है इसे, ऑड पाई बाई 2।
और ऑड को लिखने का क्या तरीका है? ऑड को लिखने का तरीका है 2n + 1 π/2 where n इज अ इंटीजर। इस तरीके से याद रखना, ऑड π/2। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ हो रही है इसकी? तो देखो 1 कहाँ हो रहा है? ये 0 पे हो रहा है, पाई पे -1 हो रहा है, 0 पे 1 हो रहा है, पाई पे -1 हो रहा है, अगेन देन 2 पाई पे 1 हो रहा है। तो n पाई पर ये मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन कि बिल्कुल, तो मैक्सिमम और मिनिमम कब हो रहा है ऐसे लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम कब हो रहा है? ये E1 पाई पर, 0 पे 0 को E1 पाई कह सकते हैं, 0 × पाई, फिर 2 पाई, देन 4 पाई। तो E1 पाई पे हो रहा है ये मैक्सिमम, और ऑड पाई पे हो रहा है ये मिनिमम। ठीक है, अरे बस देखो पाई पे -1 है, फिर 3 पाई पे -1 है, फिर 5 पाई पे -1। ये ऑड पाई आएगा ना केवल। यहाँ पे अपन मिनिमम लिख रहे हैं, मिनिमम यानी कि y की वैल्यू मिनिमम कब पहुंच रही है? तो यहाँ पहुंच रही है देखो -1 पे, फिर यहाँ पहुंच रही है 3 पे। तो इस तरीके से लिखते हैं। फिर तीसरे इंपॉर्टेंट ग्राफ पे आ जाते हैं, दैट इज 10x। So third graph is 10x. Y is equals to 10x. ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट कर ली सबसे पहले तो। ठीक है, अब सोचते हैं इसके बारे में कि ये ओरिजिन है, जब x 0 होता है, 10 0, तो वैल्यू क्या होती है? 0। तो क्लियरली ग्राफ यहां से गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट सोचो, π/2 पे 10 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? प्लस पॉजिटिव साइड। तो अब देखो, ये बात समझने की है कि, है ना, बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म में अपन समझने की कोशिश करते हैं। tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। और अगर कोई नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही है तो वो डिनोमिनेटर 0 अप्रोच हो रहा होगा, इस वजह से आ रही होगी। तो गौर से समझते हैं कि अगर थीटा π/2 को अप्रोच हो रहा है, ठीक है, तो वो दो तरफ से हो सकता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं थीटा इज अप्रोचिंग π/2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब देखो ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन का ग्राफ अगर तुम इमेजिन करो तो ऐसा कुछ होता है। तो ये तो दोनों साइड से एक ही वैल्यू अचीव कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसकी वजह से कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी, इसकी वजह से समझते हैं। तो कॉस का ग्राफ देखो ऐसा होता है, ये π/2 है। तो अब π/2 जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अचीव कर रहे हैं तो 0 पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कि tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे लिखेंगे अपन। sin थीटा तो 1 को अप्रोच कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, 1। और 0 नेगेटिव से आएगा या पॉजिटिव से? π/2 जब नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइड से, तो ये 0 ऐसा पॉजिटिव लिख देते हैं। तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? प्लस इंफिनिटी को। अरे ये बात समझ में नवीन? पक्का, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझना है। एक बार समझ में आ गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अभी थोड़ी सी π/2 पे tan थीटा जो tan x की वैल्यू है वो एक तरफ से तो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच होगी और दूसरी तरफ से माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच होगी, इसलिए ये अपन कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि अगर थीटा या x π/2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो tan थीटा या tan x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी को अप्रोच होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ से देखते हैं। ठीक है, थीटा इज अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड π/2 पर। तो tan थीटा जो है, sin थीटा में तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो 1 ही को अप्रोच होगा, तो 1। लेकिन अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड से जो अप्रोच कर रहे हैं, तो ये cos थीटा cos π/2 अगर लेफ्ट हैंड π/2 लेफ्ट राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं
तो ये नेगेटिव को अप्रोच हो रहा है, तो ये जीरो थोड़ा सा नेगेटिव से अप्रोच हो रहा है, तो ये किसको अप्रोच होगा? माइनस इन्फिनिटी को। ये बात समझ में आ रही है? ये ऑब्वियस सी बात है जो हमारे दिमाग में आ जाएगी, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ग्राफ याद रह ही जाएगा। तो टेन थीटा को हमें साइन थीटा बाय कॉस थीटा दिमाग में बना के चलना है और फिर हम उसके हिसाब से जजमेंट कर लेंगे। तो इसका मतलब पाई बाय टू पर जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड से तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और राइट हैंड साइड से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एकदम सिमेट्रिक बनाना। ऐसा कुछ आ रही है बात समझ में? तो ये एक रिपीटिंग यूनिट हो गई या आधी रिपीटिंग यूनिट हुई है? तो ये तो पूरी हो गई, ठीक है। तो अब अगली ग्रेड लाइन जो बनाएंगे हम किस लिए बनाएंगे? अगला एसिम्प्टोट है ये। अच्छा, ये एसिम्प्टोट है कि नहीं? अब ये बनाओ, ये एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो अगली बनेगी कुछ ऐसी, एंड सो ऑन। इस तरफ भी ठीक है। तो कुल मिला के क्या करना है, अगर 10x का ग्राफ खींचना है तो हर पाई बाई टू पे 0 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ऐसी वर्टिकल लाइंस खींच लो और ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ये 3 पाई, एंड सो ऑन। Similarly, in the negative side, this is minus pi by 2, this is minus pi, this is minus 3 pi by 2, this is minus 2 pi, and so on. अब आ जाते हैं, यस, अब आ जाते हैं इसके डोमेन वगैरह लिखने पर। तो लेट से यहाँ लिख देते हैं। तो बताओ इसका डोमेन क्या है? आराम से सोचो। तो देखो, अगर हम टेन थीटा को इस तरीके से विजुअलाइज करें, लाइक से टेन थीटा नहीं 10x बोल देते हैं क्योंकि x एक्सिस पे मार्क कर रहे हैं। तो टेन थीटा इज साइन x बाय कॉस x। तो कॉस x जहां जहां जीरो होता है वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर डोमेन में नहीं हो सकता। और क्लियरली दिख रहा है, देखो इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब सारी रियल वैल्यूज तो नहीं है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिसिंग है। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2, क्योंकि ऑड पाई बाई 2 पे कॉस जीरो होता है। वैसे लिख दो ऑड पाई बाई 2, ठीक है। और लिखने का क्या तरीका है सेम चीज को? ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो सब कुछ ले रहा है, ठीक। जब पीरियोडिक फंक्शन है इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। पीरियड क्या होगा इसका? तो इस केस में पीरियड पाई होगा क्योंकि एक रिपीटिंग यूनिट ये है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 यानी कि पाई। तो पाई में ये रिपीट हो रहा है तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। एसिम्टोट्स क्या है इसकी? अगर एसिम्टोट्स की इक्वेशन लिखें तो ये है एसिम्टोट, ये है एसिम्टोट, ये है एसिम्टोट। तो वही है एसिम्टोट्स है जहां पे cos x जीरो होता है। तो अगर एसिम्टोट्स की कलेक्टिव इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू ऑड पाई यानी 2n प्लस 1
ऑड पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है। अब ये ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा? अच्छा एक बात जो मैं साइन और कॉस में बताना भूल गया कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो उसको भी अभी देखेंगे। अभी जरा इसका बताओ कि ये ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा? तो ये ऑड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो दिस इज अ, अभी वैसे डिटेल में पढ़ेंगे ऑड और इवन, बट दिस इज अ ऑड फंक्शन। साइन ऑड होता था या इवन होता था? तो साइन ऑड होता था, देख लेते हैं उसको भी फटाफट, देख लेते हैं अभी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये लिख लिया। ये साइन बन गया, बताओ ऑड है कि इवन? ऑड, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो साइन इज ऑड फंक्शन। और कॉस, तो कॉस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि इवन फंक्शन, तो कॉस इज इवन फंक्शन। टेंशन नहीं लेना, ऑड और इवन नहीं आता है अगर, तो अभी पढ़ेंगे डिटेल में, बट क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको आता है तो देखते ही चलता है। अच्छा ये तो हमने ग्राफिकली विजुअलाइज कर लिया। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बताई थी ऑड और इवन की? ऑड और इवन की डेफिनेशन कुछ ऐसी थी, इवन फंक्शन वो फंक्शन है कि अगर हमने एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स रख दिया तो एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, ये कहलाता है इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ माइनस एक्स रख दिया तो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने साइन माइनस एक्स रखा तो ये माइनस साइन एक्स आएगा, और कॉस माइनस एक्स रखा तो कॉस एक्स आएगा, ठीक है। अब इनके कलेक्टिव पॉइंट, वैसे तो ग्राफिकली देख ही लिया हमने tan x को, लेकिन इन दोनों के कलेक्शन से हम ऐसा देख सकते हैं कि व्हाट इज tan x? tan x इज sin x बाय cos x, ठीक है। तो अगर x की जगह माइनस एक्स रख दें तो tan माइनस एक्स क्या होगा? sin माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, और cos माइनस एक्स cos x होगा। तो ये चीज क्या बन गई? ये चीज बन गई माइनस साइन अपॉन कॉस, सो दैट इज माइनस tan x। तो tan ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan x, तो हेंस ऑड, ठीक है। इतनी गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है, सब आएगा पैरेलली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज y इज इक्वल टू cot x। So this is the fourth, y is equals to cot x, ठीक है। cot x को कैसे विजुलाइज करना है? cos x अपॉन sin x। तो जैसे ही cos x अपॉन sin x विजुलाइज करेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि डोमेन में कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो cot x को लिख दिया हमने cos x अपॉन sin x। इसका मतलब जहां जहां sin x 0 होता है वो यहां पे दिक्कत आ जाएगी, तो मतलब n पाई पर, तो ये 0, ये पाई बाई 2, जस्ट सेकेंड, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ये 3 पाई, एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड में ये माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई, एंड सो ऑन। तो असिम्प्टोट्स कहाँ कहाँ होंगी उसकी? जहाँ पे साइन 0 होता है, यानी कि n पाई पर। यहाँ पे हो गया असिम्प्टोट, यहाँ पे हो गया असिम्प्टोट, यहाँ पर हो गया असिम्प्टोट,
यहाँ पर होगी एसिम्प्टोट, ठीक है, यहाँ पर होगी एसिम्प्टोट, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, एंड सो ऑन। तो अब देखो कैसा ग्राफ खींच दें। cos 0 कहाँ होता है? cos 0 ऑड पाई बाई 2, मतलब यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। अब कैसा विचार बन रहा है बनाने का, ऐसा कि ऐसा? सोच लेते हैं ऐसा। तो cos जब 0 x है, cos x जब 0 तो cos x क्या होता है? 1। अब साइन किधर से अप्रोच हो रहा है? साइन पॉजिटिव साइड से 0 अप्रोच हो रहा है, यानी कि 0 पे पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ होगा और ऐसा जाएगा। अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच हो जाए तो x नेगेटिव 0 से नेगेटिव की तरफ, तो ऐसा, मतलब इधर। समथिंग लाइक दिस। तो एक रिपीटिंग यूनिट ये है, इसके बाद यही रिपीट होता जा रहा है, बस बनाते जाओ, ये बन गया। तो tan जैसा ही है बट घुमा हुआ है ना, इन्वर्टेड जैसा है कुछ, प्रवृत्ति tan जैसे ग्राफ की है इसकी। अब सारी चीजें लिख लेते हैं इसमें। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n by, है ना, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाइज आर नॉट इंक्लूडेड, तो n by, ऑफ कोर्स वेयर n इज इंटीजर। डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। पीरियड ऑफ द फंक्शन पाई, एक रिपीटेड यूनिट ये है और यही रिपीट हो रही है 0 से पाई तक, तो पीरियड हो गया पाई। यस अक्षर। हाँ 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 हाँ, नहीं एक साथ दो वैल्यूज नहीं दे रहा, एक साथ तो एक ही वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ तो टकराएगी नहीं कभी, ये टच नहीं कर रहा है इंफिनिटी को, वो तो जा रहा है। मतलब कि अगर अपन ऐसे, तुम्हारा बिल्कुल एकदम सही डाउट है कि अपन ने ऐसे काटा तो ना ऊपर टकराया ना नीचे टकराया, ये तो एग्जैक्टली 0 को अचीव नहीं कर रही है वैल्यू। मतलब 0 को जब 0 पहुंच रहा है तो एग्जैक्टली कोई ऐसी वैल्यू अचीव नहीं कर रही, वो तो जाती जा रही है इंफिनिटी की तरफ, अप्रोच नहीं कर रही, तो फंक्शन है। अरे ये बात समझ में, डाउट समझ में आया उसका? तो पीरियड होगा इसका। और क्या लिखते हैं इसमें? रूट्स कहाँ होंगे? रूट्स वहीं जहां पर cos 0 होता है, इट इज cos x by sin x, ऑड पाई बाई 2, ठीक है। एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स x इज इक्वल्स टू n बाई, जहां जहां पर sin 0 होता है वहां वहां पर एसिम्टोट्स बन जाएंगे। तो cot x तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं sec x, cos x का इनवर्स। The fifth is y is equals to sec x। इसको विजुलाइज करना है हमें, sec x is 1 by cos x, ठीक है। एक्सेस बना लो, y एक्सेस बन गई, ये x एक्सेस बन गई। तो बताओ जरा, 0 कहाँ होगा ये? नहीं, मतलब sec x 0 कब होगा? जब cos x इंफिनिटी हो जाए। कब होता है इंफिनिटी cos x? कभी नहीं होता, तो ये 0 कभी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो cos x है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ये -1 से 1 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो x cos x जब -1 होगा तो -1 होगी,
और एक क्रिटिकल वैल्यू होगी जब x 1 होगा तब 1 होगी, और जब ये 0 को पहुंचो -1 से 1 में cos x 0 भी आ रहा होगा कभी, तो 1/0 नॉट डिफाइन, यानी कि इंफिनिटी की तरफ पहुंच रहा होगा। अगर नेगेटिव साइड से जा रहा है 0 की तरफ तो नेगेटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव साइड से जा रहा है तो पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करते हैं। कौन कौन है क्रिटिकल पॉइंट? -1, 1, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। ठीक, तो सबसे पहले तो 0 पे वैल्यू देख लेते हैं। 0 पे वैल्यू किधर पहुंच रही है? जब x 0 है तो cos x क्या है? 0, तो नॉट 0, 1, cos x cos 0 1 होता है ना, तो 1/1 यानी कि 1, तो ये 1 वैल्यू है यहाँ पे शुरू हो रही है। ठीक है, अगली क्रिटिकलिटी कब आएगी इसकी? जब cos π/2 हो जाए। तो π/2 पे देख लेते हैं। π/2 cos π/2 इज 0, और हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो प्लस इंफिनिटी, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद cos 3π/2, तो 3π/2 यानी कि यहां पे कहीं पे 3π/2 पे क्या होती है cos की वैल्यू? cos का ग्राफ यहां पे थोड़ा सा विजुलाइज कर लो, ऐसी कुछ, ये 0, ये π/2 पर, ये पाई पर, और ये 3π/2 पर। तो 0 प्लॉट कर दिया हमने, π/2 प्लॉट कर दिया। अब पाई पे देख लेते हैं, ये पाई है, तो पाई पे वैल्यू क्या हो रही है? 0। तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं है? कुछ गड़बड़ है। ये π/2 है और ये पाई है। ठीक है, तो देखो π/2 पर जरा देखते हैं। π/2 पर लेफ्ट हैंड साइड से तो पॉजिटिव 0 का अप्रोच हो रहा है और राइट हैंड साइड से नेगेटिव 0 को, यानी कि इधर साइड देखेंगे अगर राइट हैंड साइड से π/2 पर तो माइनस इंफिनिटी जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? फिर इधर पाई पर देखते हैं। पाई पर क्या है? पाई पर -1 है, तो 1/-1 इज -1, यानी पाई पर इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। ये बात समझ में आ रही? ये बन गया। तो क्या ये एक रिपीटिंग यूनिट है? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा और प्लॉट करके देखते हैं। थोड़ा और प्लॉट करके देखते हैं। देखो पाई से आगे थोड़ा जाएंगे, तो पाई से थोड़ा आगे जाएंगे तो ये 1 की तरफ है। अब अगली क्रिटिकल वैल्यू यहां आ रही है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं, ये पाई के बाद 3π/2 यहां पर है कहीं पे, 3π/2 मार्क करते जाओ। 0, π/2, पाई, 3π/2। 3π/2 पर फोकस करो पूरी तरीके से। तो 3π/2 पर जब cos की वैल्यू जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखो नेगेटिव 0 है या पॉजिटिव 0 है? नेगेटिव 0 है ना, देखो इधर से जा रहा है, इधर से अप्रोच हो रही है वैल्यू नेगेटिव 0, यानी कि 3π/2 पर भी ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। आगे बात समझिए। अब इधर साइड से पॉजिटिव, यानी अगेन यहां पे इंफिनिटी की तरफ, ऐसा। तो अब ये एक रिपीटिंग यूनिट हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ग्रिड लाइंस बना लेना थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज करने के लिए। 1 और -1 अपने क्रिटिकल वैल्यूज हैं y की यहाँ पर, तो ये बना लें। ठीक है, तो अब ये एक रिपीटिंग यूनिट है। यहां से शुरू हुए थे, 1 से शुरू हुए थे, फिर वैल्यू गई इंफिनिटी की तरफ, फिर अचानक से माइनस इंफिनिटी हुई, फिर आई -1 की तरफ, फिर अचानक से फिर माइनस इंफिनिटी चलेगी, 1 नहीं आया, अभी तक 1 नहीं आया, फिर प्लस इंफिनिटी आया, फिर 1 आ गया। तो अब ये एक रिपीटिंग यूनिट है। यार ये बात समझ में? सो दिस इज 1 रिपीटिंग यूनिट। इसको मैं हाईलाइट करके बना देता हूँ, ये बन गई, ये एक रिपीटिंग यूनिट है। तो कितना पीरियड ले रही है ये? 0 से लेके 2π, 0 से लेके 2π, और लेना भी चाहिए, क्यों? 1/cos x है sec x, और cos x का भी पीरियड 2π होता है, उसके रेसिप्रोकल का पीरियड भी 2π जैसा लगना चाहिए।
ठीक है, तो कुल मिला के हमें कैसे याद रखना है इस ग्राफ को, पूरा कंप्लीट करते हैं आगे पीछे पूरा। इधर साइड ये ऐसा हो जाएगा, फिर इधर साइड ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा ऐसा। फिर इधर ये ऐसा, तो ऐसे यू यू टाइप के बनते जा रहे हैं, कुछ यू ऊपर है कुछ यू नीचे है ना, बड़ा सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है, तो ये याद रखना है और ये मार्क कर लो, ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई एंड सो ऑन। इधर साइड माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में? सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? क्या है डोमेन इस फंक्शन का? तो सारी वैल्यूज नहीं है, जहां जहां पे cos x 0 होता है वो वैल्यूज नहीं है, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वेयर cos x इज 0, और cos x 0 कहाँ होता है? ऑड पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो ऑड पाई बाई 2 यानी कि ये वैल्यूज नॉट टेकन। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन तो अदर वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं ऑल सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1 तक, ये वैल्यूज नहीं है। अच्छा, -1 और 1 है रेंज में, -1 और 1 है क्या रेंज में? है। तो अगर अपन को ऐसे लिखना है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1। ये नेगेटिव मतलब हटा दी गई ये वैल्यूज, तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि उसको लेना है ना। असिम्प्टोट्स हैं क्या ये, है ना, ये असिम्प्टोट्स। तो असिम्प्टोट्स x इज इक्वल्स टू ऑड पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे याद रखना इसको, cos x जहां जहां 0 हो रहा है वहां वहां दिक्कत है, तो x इज इक्वल्स टू ऑड पाई बाई 2। रूट्स ऑफ दिस फंक्शन कहीं नहीं है ना, x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो नो रूट्स, देयर आर नो रूट्स। एक रिपीटिंग यूनिट हम एक u को बोल सकते हैं या नहीं? दो, एक u और 2 u को मिला के, है ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो अगर मैं एक रिपीटिंग यूनिट मार्क करूं तो ऊपर वाला u और नीचे वाला u दोनों मार्क करना पड़ेगा। तो मतलब कितना हो गया पीरियड इस पीरियोडिक फंक्शन का? -π/2 से लेके 3π/2 तक, यानी कि 0 से लेके 2π तक। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2π। कोसेक एक्स बचा हुआ है। तो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो बनाओ, अपनी अपनी कॉपी में बनाने का ट्राई करो उसे। y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो इसको किस तरीके से विजुलाइज करना है? कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, x और y एक्सिस प्लॉट कर लो।
यहाँ पे गड़बड़ कहाँ कहाँ होनी है, जहाँ पर साइन एक्स 0 होता है। तो एसिम्प्टोट्स कहाँ कहाँ आएंगी, x इज इक्वल्स टू n पाई पर, वेयर n इज इंटीजर। फटाफट प्लॉट कर लो, 0, π/2, पाई एंड सो ऑन। ठीक है, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, नेगेटिव साइड में -π/2, -π, -3π/2, -2π, -3π/2, नॉट 5π/2, -3π एंड सो ऑन। दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत है जब साइन एक्स की वैल्यू 0 हो रही हो, यानी कि 0 पे, पाई पे। ग्रिड लाइन मार्क्स कर लो। गड़बड़ मार्क हो गई, -2π पे, -3π पे एंड सो ऑन। अच्छा, इसकी वैल्यू किस किस के बीच में स्विंग होगी, अगेन ये भी cos x से ऐसे ही है, तो -1 से 1 के बीच में नहीं होगी, उसके अलावा होगी। ठीक है, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन भी मार्क कर लेते हैं। ये हो गया x y इज इक्वल्स टू 1 और ये हो गया y इज इक्वल्स टू -1। इनके बियॉन्ड हमारे फंक्शन को स्विंग करना है। दिस इज y इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू -1। अब 0 पे वैल्यू किधर पहुंच रही है, इनफाइनाइट, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव इनफाइनाइट या नेगेटिव इनफाइनाइट। सोचो फिर से, अगर नहीं पकड़ पा रहा तो लिख। तो जब जी x पहुंच रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो साइन अपना नेगेटिव साइड से पहुंच रहा है, तो 1/-0 यानी कि -इन्फिनिटी। तो 0 पे ये कहाँ पहुंचेगा, -इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ पहुंच जाएगा, 1 पर। ये कुछ ऐसा होगा, ये बन गया। और इधर कैसा होगा, इधर कुछ ऐसा होगा। ये एक रिपीटिंग यूनिट बना दिया, फिर बनाते जाओ। ठीक है, पाई बेस की वैल्यू एक गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया, ये तो सही बनाया, ये गड़बड़ कर दी। π/2 पे 1 पहुंचेगी, है ना, ये गलती से ऐसा कुछ हो गया। तो ये ऐसा, दिस इज लाइक दिस, क्योंकि π/2 पे वैल्यू 1 पहुंचनी चाहिए, फिर ऐसा, ये भी गड़बड़ बना दिया। एसिम्प्टोट मार्क इसलिए तो की थी गड़बड़ ना बने, फिर भी बना रही, कोई बात नहीं। इधर हो गया, इस पे ऐसा। ठीक है, सो ऑन। फटाफट बताओ इसका डोमेन क्या होगा। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वेयर साइन इज 0, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n पाई। रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, 1। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1। एसिम्प्टोट्स क्या होंगी इसकी, जहां पर साइन एक्स 0 है, यानी कि x इज इक्वल्स टू n पाई। ऑफ कोर्स n इज एन इंटीजर। और क्या, पीरियड क्या होगा इस फंक्शन का, एक रिपीटिंग यूनिट ये है, एक ऊपर वाला u और एक नीचे वाला u, दोनों मिलके एक रिपीटिंग यूनिट है, यानी कि -π से पाई, यानी कि 2π। ये ऑड होगा या इवन होगा, ऑड होगा, तो cosec 1/sin x, इट इज ऑड फंक्शन। तो वहां भी ऊपर नीचे कहीं पे हम लिखना भूल गए तो लिख लेना, कौन से ऑड और कौन से इवन। ठीक है, तो अब जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, उनमें क्या बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है
कि साइन 0 कहाँ होता है और कॉस 0 कहाँ होता है। उसके बेसिस पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइन और साइन का जो 1/sin x है कोसेक x, उसका पीरियड सेम होगा। कॉस और सेक एक्स का पीरियड सेम होगा। टेन और कॉट का पीरियड सेम होगा। तो 4 का तो पीरियड 2 पाई होता है, 2 का पाई होता है। कौन से हैं वो दो? टेन और कॉट। तो बस इतनी बात याद रखनी। तो इसको हम समराइज करेंगे टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो एक समराइज टेबल बनाओ, समरी टेबल। जिसमें पहले में हम फंक्शन लिखेंगे, कौन सा फंक्शन है। दूसरे में उसका डोमेन लिखेंगे। मैं ये इसलिए बना रहे ताकि अभी तक हमें याद होगा ये, इस वजह से बिना देखे लिखना है हमें ये। फिर रेंज लिखेंगे, फिर उसके पीरियड लिखेंगे कि क्या पीरियड है। तो फर्स्ट इज y is equals to sin x, second is y is equals to cos x, third is y is equals to tan x, fourth is y is equals to cot x, fifth is y is equals to sec x, and the sixth is y is equals to cosec x. सभी पीरियोडिक फंक्शन है ना, यही तो यूएसपी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो साइन एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं। रेंज क्या है? -1 से 1 बोथ टेकन, और पीरियड क्या है? 2 पाई। कॉस एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। रेंज क्या है? -1 से 1, और पीरियड क्या है? 2 पाई। tan एक्स का डोमेन क्या है? अब tan x में थोड़ा सा ये बेसिक फंक्शन तो याद है अगर अपन को, और tan x sin x by cos x याद है, तो इसकी वैल्यू हम डोमेन की वैल्यू कभी रियल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर cos x डिफाइन नहीं होगा वहां पे tan भी डिफाइन नहीं होगा। सॉरी, जहां पे cos x 0 होगा वहां पे tan डिफाइन नहीं होगा। तो इसकी सारी वैल्यूज नहीं होंगी, बट ऐसी वैल्यूज हटानी पड़ेंगी जहां पर cos x 0 है। तो वो क्या है? r माइनस ऑड π/2। तो इसको लिखते हैं 2n + 1 π/2। रेंज क्या है इसकी? tan x का ग्राफ इमेजिन करो, तो सारी वैल्यूज ले रहा था y की, तो ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। पीरियड क्या है इसका? tan x का पाई, cot x का डोमेन क्या है? r माइनस cot x इज cos अपॉन साइन, तो साइन जहां जहां 0 है वो हटाना पड़ेगा, यानी कि -n/। ऑल रियल वैल्यूज इज द रेंज, और पीरियड क्या है इसका? पाई। sec x में क्या हटाना पड़ेगा? sec x इज 1/cos x, तो cos x जहां जहां 0 है वो हटाना पड़ेगा। ऑल रियल वैल्यूज माइनस ऑड π/2, यानी कि 2n + 1 π/2। एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, u ऐसे जा रहे हैं ऊपर नीचे, -1 से 1 की वैल्यू हटा दी, तो ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट फ्रॉम -1 से 1। -1 और 1 नहीं हटाई है, तभी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया है। -1 और 1 तो है रेंज में। 2 पाई इज द पीरियड। देन cosec x की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वेयर sin x इज 0, एंड sin x इज 0 व्हेन n पाई। रेंज सेम फॉर दैट, एंड पीरियड इज सेम फॉर sec x। तो ये याद रखना है। तो ज़्यादा स्लो पढ़े अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या तेज पढ़े, या ठीक है स्पीड? नहीं, अभी जो मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए, अच्छी ऑप्टिमम स्पीड में बताए, या तेज बताए, या स्लो बताए? सही है ना? तेज बताए, सही, ठीक है। तो अब लेकिन अगली नेक्स्ट टाइम बहुत तेजी से हमें ये रटना है ना।
तो इतने स्लो नहीं करेंगे हम, प्रोसेसिंग तेज करेंगे इन सब चीज़ों की, तो ताकि हमें याद रहे, इसलिए पहली बार स्लो हो गए। नेक्स्ट टाइम अपन यही सारी चीज़ें तेजी से जाएंगे। तो ये तो थे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट टाइप के फंक्शंस पे मूव करते हैं। So the next function is greatest integer function. So the next function is greatest integer function. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं x. So this is called greatest integer function. ठीक है, इसको कुछ लोग शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं, या क्योंकि ये बॉक्स में एनक्लोज्ड है इसको बॉक्स x भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, हाउ इट इज डिफाइंड? सो दिस इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लिखो, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बोले कि बताओ 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1. ठीक है, क्यों? क्योंकि 1.7 से ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x कौन है? तो इसको हम दिमाग में ऐसे बनाएंगे, देखना, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो सारे इंटीजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, आराम से देखो। तो 1.7 के आसपास के इंटीजर्स पे हमें फोकस करना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो 1.7 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, हियर इट इज 1.7. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. तो 1.7 से लेस देन इक्वल टू करना है, तो इससे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे कम हो या बराबर हो, तो सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे कम हो वो तो 1 ही है, 2 नहीं हो सकता ना, वो तो छोटा, वो तो बड़ा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं, बड़ा हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू x, यानी कि इससे छोटा, एक छोटा। तो मतलब इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं कि नंबर लाइन पे हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर पिक करना है, तो इसका क्या होगा आंसर? 1. अच्छा, कोई बोले 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तब क्या होगा? तब तो 1 इटसेल्फ, क्योंकि अगर तुम यहां पे मार्क करोगे तो वो स्वयं इंटीजर हो गया, स्वयं इंटीजर हो गया, इसका मतलब कि लेस देन और इक्वल टू, तो अब इक्वल टू में काउंट हो जाएगा वो, तो दिस इज 1. अगर कोई बोले 1.9999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। 2.9999 ग्रेटेस्ट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 2. ठीक है, ये बात समझ में आ रही? ठीक है, अब बताओ -1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1. तो अब आ जाते हैं अपन बेसिक पर, तो बहुत गौर से देखो। ठीक है, -1.8 के आसपास जो इंटीजर्स हैं वो मार्क कर लेते हैं, 0, 1, 2, उधर साइड से तो कुछ लेना देना नहीं है, -1, -2, -3. -1.8 कहां पर आएगा? यहां पर कहीं पर आएगा, दिस इज -1.8, दिस इज -1.8. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू, तो कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला पिक करना है, तो ये हो जाएगा -2. सो व्हाट इज दिस? दिस इज -2. ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें गलती नहीं करनी कभी हमें। तो -0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, -1. -37.9999999 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, -38. 4.999999 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो बचपन में अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है 9th या 10th क्लास, तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आता होगा वहां पे कि 4.9999 इसको प्रूफ करोगे ये 5 के बराबर है,
और कर देते थे, याद है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था और तुम 5 लिख देते थे उसे। तो इसका मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर वो क्या है? वो 5 ही है। तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही हो गया तुक्के से। क्यों? क्योंकि दैट इज -38 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -38 ही होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा नोट कर लो एग्जाम्पल के फॉर्म में। विजुअलाइजेशन के लिए हमें हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए एक नंबर लाइन इमेजिन करनी है और लेफ्ट हैंड साइड वाला, सबसे नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो खुद भी हो सकता है अगर वही नंबर इंटीजर है तो, ठीक है, याद रहेगी ये बात। तो बाय डेफिनेशन व्हाट इट इज? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अपने नाम में ही वो अपनी पहचान छुपाए हुए है। तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। अब इसका ग्राफ देखते हैं। नाउ वी आर फैमिलियर विद y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने से पहले एक चीज जरा तुम इस पे फोकस करो। जस्ट इमेजिन 1 के आसपास का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1.0000001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1. 1.0999999 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 0. एग्जैक्टली 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1. तो अब देखो 1 से जरा सा पहले, 1 से जरा सा पहले इसकी वैल्यू 0 है, 1 के जरा से बाद इसकी वैल्यू 1 है और 1 पर भी 1 है। तो ये ग्राफ का मोमेंटम कहां टूट रहा है? 1 पे। ऐसे 2 पे टूट रहा होगा, ऐसे 3 पे टूट रहा होगा। मतलब इंटीग्रल वैल्यू पे दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो अपन प्लॉट करते हैं इसको आगे समझ में। तो इंटीग्रल वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। वेरी गुड। पहले पढ़ चुके हैं क्या ये अपन? ओके। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। तो 1 के आसपास पकड़ते हैं। चलो, तो 1 से थोड़ा सा पहले, लाइक से पॉइंट, थोड़ा नहीं काफी पहले, 0.5 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो 0.5 पर इसकी वैल्यू है 0। 0.7 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। 0.999999 पे वैल्यू क्या होगी? 0। 1 पे वैल्यू क्या होगी? 1 पे वैल्यू होगी 1, यानी ये तो 0 यहां से यहां तक। अच्छा, 0 पे क्या होगी वैल्यू? 0 पे 0। 1 पे क्या होगी? अचानक से 1 पहुंच गई। 1.1 पे क्या होगी? 1। 1.5 पे क्या होगी? 1। 2 पे क्या होगी? 2 पे 2। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? 0 से 1 तक, तो इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, 1 से 2 तक इसकी वैल्यू है 1, है ना। और 1 इंक्लूडेड है, जैसे 0 इंक्लूडेड था वैसे 1 इंक्लूडेड है। यहां पर 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और 2 पर कहां पर इंक्लूड होगा? यहां के यहां ऊपर, तो यहां पे नॉन इंक्लूडेड। ठीक है, फिर यहां पे ऐसा कुछ
फिर अगले पे ऐसा कुछ, तो ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 4 एंड सो ऑन। ये स्टेयर केस जैसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये क्या -1, ये क्या -2, ये क्या -3। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज कॉल्ड स्टेप अप फंक्शन। स्टेप ऊपर बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जाएगी इंफिनिटी तक, so that's why it is called step up function। डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? ऑल रियल वैल्यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर वैल्यू, ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो 2 पे भी इसकी वैल्यू डिफाइन है, 2 पे वैल्यू 2 है, 0 पे भी इसकी वैल्यू डिफाइन है 0, 1 पे भी डिफाइन है ना। कोई अप्रोच थोड़ी हो रहा है, उधर ले रहा है वैल्यू, तो 2 पे भी डोमेन होगा, 1 पे भी डोमेन होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि 1 पे 2 है, या ये वैल्यू नहीं है 1 यहाँ पे है, सिमिलरली 2 पे वैल्यू 1 नहीं है, 2 है, तो ये नॉट टेकन है। अगर ये भी टेकन हो जाता तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहता, एक पॉइंट पे 2 वैल्यूज हो जाती। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन ऑल इंटीजर्स और इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? रिपीट कर रहा है ये अपने आप को? नहीं कर रहा है ना, ऐसा मत सोचना कि रिपीट तो कर रहा है, रिपीट नहीं कर। रिपीट पे एग्जैक्ट वही वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। ये तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, कहाँ रिपीट कर रहा है? तो नॉन पीरियोडिक। कोई एसिम्पटोट है क्या इसकी? कोई एसिम्पटोट नहीं है। ठीक है, क्या अब ये ऑड है या इवन फंक्शन? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री दिख रही है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट लाइन खींच देनी चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू एक्स लाइन खींच देनी चाहिए। ठीक है, ये खिंच गई लाइन। अब इसके अबाउट क्या मिरर इमेज बन रही है? नहीं बन रही है ना। अगर ऐसा होता, ऐसा तब फिर कोई दिक्कत नहीं थी, तब ये हो जाता। तो दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, उसको हम मैथमेटिकली भी देखेंगे अभी। तो ना तो ये ऑड है, ना इधर इवन नॉर ऑड। मतलब फंक्शन है इसका, ये मतलब नहीं कि इवन होगा या ऑड होगा, जरूरी नहीं है कि मतलब हो इवन या ऑड, दोनों ही नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं इस पॉइंट को, अगर ये हमारे सामने आया तो हाउ वी आर डिफाइनिंग एफ ऑफ एक्स? इट इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। So what will be f of minus x? f of minus x will be greatest integer of minus x. अब इसको कोई एक छोटा मोटा एग्जांपल लेके समझते हैं। Let's say x is 1.7, तो अगर x 1.7 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7 क्या होगा? 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.7 क्या होगा? -2। देखो f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, तो कुछ नहीं, कोई इंप्लाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। अगर ये -1 आ जाता तो फिर सोचना पड़ता। तो एक रैंडम एग्जांपल लेके हमने प्रूव कर दिया कि ये ना तो इवन है ना तो ऑड है। तो इसका मतलब एक भी पॉइंट अगर तुमने फॉल्स प्रूव कर दिया तो एंटायरली फॉल्स है स्टेटमेंट। तो ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है, कोई एसिम्पटोट नहीं है इसकी। ठीक है, रूट्स क्या है इसके फंक्शन के? रूट्स ऑफ दिस फंक्शन 0। तो रूट्स क्या होते हैं? जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये पूरा का पूरा ग्राफ के अंदर है, यहां पे पूरे पे ग्राफ की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, इसको x की वैल्यू 0 भी आंसर है, 0 भी रूट है, x की वैल्यू 1.1 भी रूट है, नॉट 1.1, 0.1, 0 से लेके 1 के बीच में इनफाइनाइट रूट्स। तो देयर आर इनफाइनाइट रूट्स
और सारी वैल्यूज दैट आर फ्रॉम 0 से लेके 1, 0 इंक्लूडेड एंड 1 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 1 पे तो फिर ये 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मिटाया जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम समझ गए। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि रियल नंबर का कोई इंटीग्रल पार्ट। तो अगर रियल नंबर का कोई इंटीग्रल पार्ट है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा, है ना? तो नेक्स्ट फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, एक्स में करली ब्रैकेट लगा देते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? कोई भी नंबर को हम, कोई भी रियल नंबर को हम उसके इंटीजर पार्ट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके फ्रैक्शनल पार्ट का सम लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी फंक्शन को, जैसे 1.7 है, 1.7 के आजू बाजू ही पूरी क्लास घूम रही है, तो 1.7 को कैसे लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका दैट इज 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.7। ठीक है, सो दिस इज greatest integer function of 1.7 and this is fractional part of 1.7. So how to define fractional part? Mathematically fractional part को कैसे define करते हैं? तो इसको ऐसे define कर दो, fractional part of x is defined as the number minus its greatest integer function. आ रही है बात समझ में? This is how we define fractional part. ये एक एग्जाम्पल था। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जरा। हमें -1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, ठीक है? तो कैसे लिखें? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज द नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट। तो नंबर क्या है? नंबर है -1.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.4 क्या है? -2। तो ये -2, -1 तो नहीं बोल रहा कोई, -2। तो ये क्या हो गया? 2 माइनस 1.4, सो दैट इज 0.6। एक बार सोचो अच्छे, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1.4। तो दैट टेक इट टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर नेगेटिव नंबर भी है तो भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहेगा ही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो एक बात क्या याद रखनी है हमको कि दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, एक और एग्जांपल। एक इंटीजर है 7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। तो 0 हो सकता है ना, तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा। अच्छा, 1 से बड़ा हो सकता है क्या फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जीरो से 1 के बीच में बन जाएगा। तो दिक्कत कहाँ देगा? ये भी इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो कहाँ मार्किंग कर लें एक्स एक्सिस पे? इंटीग्रल पॉइंट्स पे। ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, 4 एंड सो ऑन।
0 1 2 3 4 5, नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब एग्जैक्टली जब इंटीजर है तब वैल्यू क्या होने वाली है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सब जगह 0 है। रूट्स दिख ही गए इसको, हम इसके रूट तो हमें दिख ही गए, ऑल इंटीजर आर इट्स रूट्स। अब कैसी वैल्यू पहुंचेगा इसको देखते हैं। तो लेट्स से 0 से 1 के बीच में अपन कुछ ट्राई करते हैं। तो 0.1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.1 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा? 0.1। 0.2 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा? 0.2। 0.3 पे क्या होगा? 0.3। यानी जो x है वही y है, जो x है वही y इज इक्वल, इसका मतलब y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x कैसे बनेगा? ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 1 पे वैल्यू फिर 0 पहुंच जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? 0 से 1 तक तो ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x को फॉलो किया, फिर अचानक से वैल्यू, ये यहाँ पे 1 टेकन नहीं है, अचानक से वैल्यू यहाँ पहुंच गई, 0 पहुंच गई। अब फिर वही 2.1 की वैल्यू क्या होगी? 1.1 की वैल्यू क्या होगी? 0.1। 1.2 की क्या होगी? 0.2। यानी कि यही रिपीट होगा फिर, ऐसा आ रहा है समझ में? तो ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? तो इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है ना? y की वैल्यूज हर निश्चित कुछ अंतराल के बाद रिपीट हो रही है, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मैच स्टिक है, ऐसी जमी हुई है। ये वैल्यू क्या है? 1। और 1 इसकी वैल्यू है क्या? 1 वैल्यू ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो अगर डोमेन की बात की जाए तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? इट इज ऑल रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज है, एक्सेप्ट इंटीजर नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि 1 2 ये सब भी इंक्लूडेड। रेंज क्या है फंक्शन की? 0 से लेके 1 नॉट इंक्लूडेड। पीरियोडिक फंक्शन है क्या? बिल्कुल है। तो पीरियड क्या है? एक रिपीटिंग यूनिट कैसी दिख रही है तुम्हें? एक ही तीली या 2 तीली मिलके एक रिपीट हो रही है? एक ही तीली है ना, तो ये एक रिपीटिंग यूनिट है। तो क्या हो गया पीरियड इसका? 0 से 1 यानी कि 1 यूनिट। सो द पीरियड इज 1 यूनिट। असिम्पटोट तो नहीं है इसकी कुछ, ठीक है। तो ये बात याद रहेगा। तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन मिलके वो रियल नंबर बना देते हैं। सो एनी रियल नंबर इज डिफाइंड एज its integral part and its fractional part. The sum of its integral part and its fractional part. So some properties of greatest integer function and fractional part of x. लिखो some properties of box x and fractional part of x. पहली प्रॉपर्टी, बॉक्स x इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर होगा, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 तक हो सकता है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है ना। 1 इंक्लूडेड नहीं, 1 नहीं, 0 से 1 तक हो सकता है, 1 नॉट इंक्लूडेड। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, वो है 0।
उसके अलावा कुछ नहीं। ये बहुत सारी इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज दैट इंटीजर, ठीक है, जो इंटीजर की फ्रैक्शनल पार्ट निकाल, नॉट फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर या कहें इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज इंटीजर इटसेल्फ, बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज, बताओ, जीरो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज जीरो। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, लिखो इसे। अच्छा, कोई बोले बॉक्स ऑफ बॉक्स एक्स लिखना है तो क्या होगा, है ना, तो ये बॉक्स एक्स ही होगा, क्योंकि बॉक्स एक्स निकालो एक बार तो इंटीजर आ जाएगा, उसका निकालो तो वो इंटीजर वही का वही रहेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो नॉर्मल सी बात है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही रहेगा, क्योंकि मान लो जैसे 27.7 है, तो उसका तुमने फ्रैक्शनल पार्ट निकाला 0.7 आया, एक बार फिर निकाल लिया तो 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट वही रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। पहले हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकाला है, फिर पहले हमने इंटीग्रल पार्ट निकाला है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या, जीरो। इसका आखिरी केस जो बचा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीग्रल पार्ट, आराम से सोचो, जीरो। देखो क्या किया यहाँ पे कि हमने ये पहले क्या निकाला है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो वो 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 नहीं आ सकता है ना, तो 0 से 1 के बीच में आएगा, और उसका इंटीग्रल पार्ट, दिस इज ऑलवेज जीरो। नॉट कोविड, इट्स डस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है वो हमेशा x माइनस 1 या x के बीच में होगा। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हो? क्यों कही गई ये बात? लेट से x यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, मान लो ये 7 है, लेट से 7.5 है, लेट से, तो एक 7.5 यानी कि 6.5 यहाँ पर, और एक वो एग्जैक्ट वो वैल्यू यानी कि 7.5 यहाँ पर, और इसका मतलब ये मार्क नहीं करना चाहिए, तो यही मार्क है। अब इसका हमें क्या देखना है, इसका बॉक्स देखना है, तो इसका बॉक्स क्या होगा, 7। तो ये वाली चीज कहाँ है, ये यहाँ है, ये वाली चीज कहाँ है, ये यहाँ है, और ये कहाँ है, ये है, तो ये सही बात है, तो याद रखना इसको। अच्छा, अगर ये ही इंटीजर हो जाए, ये 7 ही होता है लेट से, फिर क्या, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल लगाना चाहिए यहाँ पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू लिखो, x का बॉक्स प्लस माइनस एक्स का बॉक्स, इसकी वैल्यू लिखो। तो इसकी वैल्यू इमेजिन कर लो कुछ, x इज इक्वल टू 0.4 लेट से, तो 0.4 या 7.4 कर लो चलो, तो 7.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7, और माइनस 7.4 का क्या होगा, -8, यानी कि 7 -8, सो व्हाट्स दैट, -1, कुछ भी इमेजिन कर लो, यही होगा।
तो ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव x, ये क्या होगा? जीरो होगा। तो ये जीरो देख लेते हैं एक बार। क्या इमेजिन किया तुमने? 0.7। चलो कोई इंटीजर इमेजिन कर लेते हैं। इंटीजर में क्या, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और -5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो अगर कोई इंटीजर इमेजिन किया तो 0 होगा इफ x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। और अगर इंटीजर बिलोंग नहीं किया तो लेट्स से दिस इज 0.7, तो 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.7, ठीक है। और -0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.3। हरी बात समझ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। अच्छा, यहां पे हमने क्या इमेजिन किया था? जब x इंटीजर नहीं है तब -1 आ रहा था। एक इंटीजर वाला भी इमेजिन कर लेते हैं। अगर इंटीजर हो लेट्स से 5, तो 5 का बॉक्स इज 0, -5 का बॉक्स इज ऑल्सो 0, so this is 0 when x is an integer। आ रहा है समझ में? क्या क्या? सॉरी 5 का बॉक्स 5 ही होगा और -5 का बॉक्स -5 ही होगा, तो इस वजह से 0, ठीक है। 5 -5, अगर x इंटीजर है तो इसलिए 0, ठीक है। 5th प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी हो गई। अब 7th प्रॉपर्टी देखो, इसी में देखो, मतलब 5th 6th, ये 5th प्रॉपर्टी के अंदर है ना, ये सब चल रहा है 5th प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा, अगर मैंने x में एक इंटीजर जोड़ दिया या कोई इंटीजर घटा दिया और उसका बॉक्स ले लिया तो क्या होगा? सोचो आराम से। कोई भी इंटीजर, तो लेट्स से कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 7.5 और ये इंटीग्रल वैल्यू लेट्स से 14, तो ये क्या हो रहा है? 22.5। अगर प्लस लिया तो, माइनस लिया तो कुछ और, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अच्छा उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो फाइनली 22। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो वही रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस दैट इंटीजर जो भी हमने ऐड किया उसमें, ठीक है। वैसे इट इज क्या बोले इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडिशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव इन मल्टीप्लिकेशन भी होगा क्या? दिस इज 6th प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट। तो सम इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक नंबर से और फिर उसका बॉक्स ले लिया, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? i मल्टीप्लाइड बाय x, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग अलग। दिस इज लेट्स से 5, दिस इज 2.2, तो 5 इंटू 2.2 कितना होता है? 11, ठीक है। तो 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 11। अब यहाँ देखते हैं, दिस इज 5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 5। यहाँ पर 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो 5 इंटू 2 10, तो क्लियरली 11 इज नॉट इक्वल टू 10। कब सही हो सकता है ये? जब ये 11 पॉइंट समथिंग आ जाए और मतलब सपोज ये 2.1 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता? ये होता 10 पॉइंट समथिंग, 10.5, फिर ये 10 हो जाता। तो जनरली नहीं बोल सकते कि हमेशा सही है, कभी कभी सही हो सकता है, तो दिस इज नॉट इन जनरल। ये तो बात हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के
एसोसिएटिव होने की। अब करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के एसोसिएट होने की। तो x प्लस आई का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही। तो देखो गलत है। तो देखो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो 0.7, उसमें कोई सा इंटीजर जोड़ते जाओ तो 0.7 ही होना है। ये वाली चीज तो 100% जीरो है, तो इसको हम केवल इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इसको ले लेते हैं 0.7 और इंटीजर ले लेते हैं 112 और उसका लेना है हमें फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये क्या हुआ 112.07 का फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 0.7 और इधर 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट। वैसे 0.7 नहीं लेना चाहिए था, हमें कुछ और लेना चाहिए था। 10.7 ले लो, चलो 10.7 मतलब 122.7 तो उसका भी 0.7 ही होना है। यहाँ पे 10.7 का भी 0.7 होना है। कोई भी एग्जांपल सोच लो, ये फिट बैठ ही जाएगा। इंटीजर भी सोच लो x की, अगर x की इंटीजर सोच लिया फिर तो ये भी 0 वो भी 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6-7 प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर ऐसे दिया हुआ है इफ मॉड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू लेट्स से, मतलब कोई एग्जांपल नहीं है, एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से इट इज 12, तो फाइंड x फाइंड करो, है ना। 12 से लेके 12.999 तक हो सकती है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू 12 से लेके 13, वेयर 13 इज नॉट इंक्लूडेड, 12 इज इंक्लूडेड। ये बात समझ में आ रही है? तो इतना ही करते हैं आज, होमवर्क नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड। The homework is solve some questions related to trigonometric function and greatest integer and fractional part। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे वो इनवर्स नहीं है, इनवर्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।